अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा पार्ट 3 है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से मुतालिक जो हम वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें मेरी कोशिश है कि हम सबसे आसान फ़हम ज़बान में और सबसे आसान तरीके से इस बीमारी को आम ख़वातीन और बच्चियों तक और औरतों तक इसकी जो नॉलेज है वो पहुँचाएँ। इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट ऑल द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ एंड ऑल द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन अ फॉर्म कि वो सबको समझ आ सकें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, इसको सिंड्रोम इसलिए कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सिंड्रोम इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ जो एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा हो। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जो है ये एक से ज़्यादा नहीं बल्कि पूरी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही होती है, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उन्हें पता चलता जाएगा। इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को प्रॉपर्ली डायग्नोज करने के लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक समझदार मेडिकल स्पेशलिस्ट, इन सब की और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। आपको एक ऐसी टीम और ऐसे समझदार डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो इस हार्मोनल डिज़ीज़ की जो पूरी रैमिफिकेशंस हैं और बॉडी के ऊपर जो इसके पूरे असरात हैं, ना सिर्फ उनको समझता हो बल्कि आपको भी समझा सके। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्लिनिक में किया जाता है वो ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या जिसे मैं आम ज़बान में आपकी अंडेदानी की ट्यूब्स की सोजिश या उसकी सोजन या उसके अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को मैं इससे तशबीह देती हूँ इन मेरी अपनी जो ओरिएंटेशन बनी है इतने सालों में। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़वातीन का जो बढ़ता हुआ वज़न होता है, यानी जब बच्चियाँ 8, 9, 7, 8, 10, 11 साल की होती हैं, उसी वक़्त से जो बच्चियों के अंदर वज़न बढ़ने की टेंडेंसी होती है या जो बच्चियाँ तेज़ी से वज़न बढ़ा रही होती हैं, क्या उस बढ़ते हुए वज़न का इस बीमारी के पैदा होने से कोई ताल्लुक़ है? तो इस बारे में मेरा आपको ये जवाब है कि जी, बिल्कुल। आपका जब वज़न तेज़ी से बढ़ता है, ख़ुसूसन जब हम छोटी बच्चियों को मैं इस बात को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रही कि आप बच्चियों को अच्छी डाइट ना दें, उनको आप डिप्राइव रखें किसी चीज़ से, लेकिन जंक, कैंडीज़, कैन्ड चीज़ें, बेकरी का सामान, हाई सॉल्ट, हाई शुगर इनटेक, हाई रिफाइंड जैसे आपके मैकडॉनल्ड्स हैं, आपका केएफसी है या बेकरी का बहुत सामान है, या आपके लंच बॉक्सेस के अंदर कॉन्स्टेंटली आप माइलो के डब्बे मिल रहे हैं, या लंच बॉक्सेस में सिर्फ नगेट्स फ्राई होके आ रही हैं, या घरों में कोई चूरी, मक्खन या घर की रोटी बनाने का रवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैदे से भरे हुए पराठे जो हैं वो फ्रोज़न पराठे फ्राई हो रहे हैं, बाज़ार से पास्ता और जंक खाया जा रहा है। आई होप कि मेरी इस वीडियो को आप किसी भी सेंस में कोई डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट ना लें। मैं एक माँ भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक फ़िज़िशियन भी हूँ। मैं अगर कोई बात कर रही हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, और मेरी जो बेस्ट इंटेंशंस हैं वो आप लोगों की फैमिली की सेहत है। तो अगर आपकी बच्ची की डाइट में, इवन मैं समझती हूँ कि बच्चों की जो आपके बेटे हैं उनकी डाइट के अंदर भी इस किस्म की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर बच्चे बचपन से ही एक्स्ट्रा फैट, बॉडी मास इंडेक्स उनका बढ़ जाता है, और वो बढ़ता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द जंक एंड द फ्राइड फूड, या आपके घर में रवाज नहीं आपने डाला अपने बच्चों के साथ एक्सरसाइज करने का, स्विमिंग करने का, उनको ट्रेल्स पे लेके जाने का, उनके साथ मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे निकलने का, या उनको स्विमिंग पे या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ की आपने कोई ट्रेंड उनके लिए रोल मॉडलिंग नहीं की, कोई ट्रेंड सेट नहीं किया, तो डेफ़िनेटली उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी बॉडी में एक ख़ास हद से ज़्यादा फ़ैट की अकोमुलेशन हो जाती है, तो फ़ैट यानी स्किन के नीचे जो फ़ैट होता है, उसका अमाउंट जब बढ़ता चला जाता है,
तो ये फ़ैट फिर एक ऑर्गन की शक्ल इख्तियार करता है और बॉडी के अंदर और डिफरेंट ऑर्गन्स को सिग्नल्स ट्रांसफ़ॉर्म करता है। यानी लिवर को, किडनी को और ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजे जाते हैं। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर बच्चे के अंदर बचपन से मौजूद होता है, दिस बिकम्स अ सोल प्रिकर्सर ऑफ मैनी एक्स्ट्रा हार्मोन्स इन द बॉडी। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा फैट बच्चे के अंदर पैदा ना हो।